मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक। आज अंबाला में ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते ने अपनी शुरुआत 2019 के विधानसभा चुनाव से की। हरियाणा में 8 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें कि 10-10 हज़ार से 15 हज़ार के बीच में हमें वोट प्राप्त हुए। और जिस प्रकार से किसानों की बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महिलाओं के साथ जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, इन सभी चीज़ों को देखकर ये एहसास हो रहा है हरियाणा प्रदेश की जनता को कि ये जो सरकार है ये बिल्कुल फेल हो गई है और अब ज़रूरत है एक नया राजनीतिक दल सत्ता में आए और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर जो है खरा उतर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाकर ले चले, बेरोजगारी दूर करे, महिलाओं की सुरक्षा को प्रथम वरीयता पे काम करे और जो किसान भाई हमारे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उनकी समस्याओं को हल करे। मैंने आपसे बताया जैसे कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा प्रदेश का, उससे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते ने शुरुआत की और अब आने वाला चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, सभी में पार्टी पूरे ताकत से चुनाव लड़ेगी। कई राजनीतिक दलों से अलायंस की भी चर्चा है, तो क्योंकि इस भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है, जो जेजेपी की ये जो इनके साथ मिलीजुली भ्रष्ट सरकार है, इसको दूर करने की ज़रूरत है प्रदेश से। तो इसके लिए जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनको एक साथ मिलकर काम करने की इस समय ज़रूरत है और मैं सभी विपक्षी दलों से ये आह्वान करता हूँ कि ऐसी भ्रष्टाचारी, किसान विरोधी, युवाओं और महिलाओं के विरोधी सरकार को हटाने के लिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर मिलकर काम करें। जी देखिए, आजकल लगातार टीवी पे खबरें आ रही हैं, तालिबान को दिखा रहे हैं, उनकी क्रूरता दिखा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जिस प्रकार से उन्होंने एकदम से जो है कब्जा कर लिया। तो सन 2004 में मैं अफ़गानिस्तान गया था और उस समय भी माहौल इसी प्रकार से था। सिर्फ अंतर ये था कि आज वो तालिबान जो है शहरों तक आ गया है और उस समय वो गांवों तक सीमित था। जिन पंडित जी को आप दिखा रहे हैं गजनी के, उस मंदिर में भी मैं गया हूँ 2004 में, उन्हीं पंडित जी के साथ ही बैठा हूँ। इसके अलावा काबुल के मंदिर और गुरुद्वारों में भी मैं गया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस तालिबानियों के गढ़ से पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि जो है, जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हमारे देश का, भारत का, सभी के महान पूर्वज थे, उनकी समाधि को वापस लाने का मुझे मौका दिया ऊपर वाले ने। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और अफ़गानिस्तान के माहौल की अगर हम बात करें तो उस समय भी मैं कंधार में, गजनी में, हेरात, काबुल, करीब करीब सभी जगहों पर और उसके जो इंटीरियर जगह हैं जहाँ पर शायद ना तब कोई जा सकता था और अब भी नहीं कोई जा पाएगा, तो ऐसे इलाकों में भी जाने का मुझे मौका मिला। काबुल के लोग भारतीय लोगों से बड़ा प्रेम भावना रखते हैं। भारत ने बहुत बड़े रूप में वहाँ पर काम भी किया है, काबुल में विशेषकर किया है। कंधार से जो हेरात जाने वाली रोड है, जो ईरान से टच होती है, उस रोड का जो निर्माण है वो भी भारत और जापान ने मिलके उसको किया। तो कई हज़ारों करोड़ रुपया जो है भारत का एक तरीके से वहाँ पर डूब गया। ये अफसोस की बात है। ये विदेश नीति मेरी नज़र में एकदम फेलियर साबित हुई, क्योंकि अरबों खरबों रुपया भारत सरकार का जो भारत के विकास में काम आ सकता था वो अफ़गानिस्तान में जो है डूब गया, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट भारत ने बनवाई, अनेक चीज़ें वहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ तक कि काबुल के अंदर जो बसें दौड़ती थी वो भी टाटा की बसें थी। टाटा वाले ने जो है वो बसें शायद वहाँ पे डोनेट की हुई थी। वो इस प्रकार से है कि जो मंदिर है, देखिए, जब उससे पहले भी जब तालिबान था तो जो वहाँ के पुजारी हैं उनसे तब भी मेरी बात हुई थी जब मैं वहाँ पे था, तो पुजारी तब भी वहाँ से भागे नहीं थे और वो पुजारी जो हैं तब तनख्वाह लेते थे, जैसा कि उन्होंने मुझे खुद बताया था। अब जो काबुल वाले जो पुजारी हैं उनका तो मुझे लगता है देहांत हो गया होगा, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे,
लेकिन पहले भी जब तालिबान ने वहाँ पे कब्जा किया था 2001 से पहले, तो तब भी वो पुजारी वहाँ पर थे, उन्होंने मुझे बताया। और जो लोकल जो व्यक्ति थे, आम जो व्यक्ति थे, वो लोग इंडिया और दूसरे देशों में भाग कर आ गए थे। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे और मुसलमान भी थे। और वहाँ पे जो मौजूद हैं लोग, वो कई लोग वहाँ से भागना चाहते हैं। इसलिए भागना भी चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इस समय शरणार्थी बनने का अच्छा मौका भी है। कई लोग ऐसा है कि उनके जीवन को इतना ज़्यादा खतरा वहाँ पे है नहीं जितना वो दिखा रहे हैं, और उनकी सोच ये होती है कि अगर किसी भी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में शरणार्थी बन के अगर चले जाएं तो उनका जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा और आगे वो बढ़ जाएंगे। देखिए, हरियाणा में ही राजनीतिक दल नहीं बनाया, इसकी शुरुआत हरियाणा से की। पार्टी तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, पंजाब में, हिमाचल में, सभी राज्यों में काम कर रही है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात में। किंतु क्योंकि 2.5 साल पहले जब इसका निर्माण किया तो पहला चुनाव हरियाणा से लड़ा, उसके बाद बिहार में भी चुनाव लड़ा गया। पार्टी बनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि आज देश के अंदर जो दोनों के दोनों राष्ट्रीय दल हैं, ये दुर्भाग्य है कि बोलते तो वो राष्ट्र की बात है, लेकिन धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। जो वर्ग हैं अनेक ऐसे, जैसे अगर हम स्वर्ण जाति की बात करें तो ऐसा महसूस होता है कि कोई भी सरकार आए, छांट छांट के जो है इनके खिलाफ कानून बनाती है। अगर हम देखें 1947 के बाद से, जब से लोकतंत्र आया है, यहाँ पे 2 ही लोगों के खिलाफ कानून बनाया जाता है, या तो स्वर्णों के या तो अल्पसंख्यक के। तो एक ऐसी राजनीतिक दल की ज़रूरत है जो ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीने और ना ही किसी को अपना अधिकार छीनने दें। तो इस ज़रूरत को महसूस करके हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता का निर्माण किया, और हमारा उद्देश्य है कि स्वर्णों की और जो हमारे मुस्लिम और सिख भाई हैं उनके भी खिलाफ कोई काम ना हो, लेकिन हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, उनके अधिकार भी सुरक्षित हों, लेकिन हमारे भी अधिकार सुरक्षित हों। ऐसी जो इस लाइन पर हमारी पार्टी काम कर रही है और हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अभी पार्टी जिला परिषद की चुनाव की तैयारी कर रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में, और अलायंस की भी बात चल रही है चुनाव के लिए। हो सकता है कि आपको आजकल में ही कोई जल्दी ही घोषणा भी सुनने को मिले, लेकिन जब तक घोषणा ना हो तब तक मुझे अभी बोलना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जो विपक्षी दल हैं उनको साथ में आकर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो किसान विरोधी भ्रष्ट सरकार है इसको हटाया जा सके और हरियाणा के जनता का विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो अगर हम गठबंधन में आते हैं, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी, आप लोगों से तो कोई बात छुपेगी नहीं, तो फिर जो भी गठबंधन धर्म होगा, जो सीटें हमारे पास आएंगी, उस अनुरूप हम जिला परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे।